आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। और उन निर्दलियों के सामने भी इनको रोज हाथ जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि कब कौन कहाँ छिड़क जाए कोई बहुत बड़ा अंतर तो है नहीं। ऐसी तमाम चुनौतियां होंगी जिससे अब धामी को जो है पार पाना होगा। अमित शाह की और योगी की जो है खटकी हुई थी। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जैसा कि पहले से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अगर परिणाम बीजेपी के पक्ष में जाएंगे तो देश के अलावा तमाम राज्यों में क्या सूरत बदलेगी जो राजनीति चल रही है। अगर बात उत्तराखंड की करें तो शुरुआत से इस बात को लेकर अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे वो अगर बीजेपी के पक्ष में जाते हैं और केंद्र में भाजपा सरकार कमज़ोर होती है तो क्या यहाँ बदलाव देखने को मिलेगा या कांग्रेस के खिलाफ ये जो परिणाम गए हैं 5 सीटों में उसके बाद कांग्रेस के भीतर क्या बदलने वाला है। तो कुल मिलाकर जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उत्तराखंड के भीतर वो कैसे बदलती हुई अब दिखाई देंगी, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत हैं। गजेंद्र रावत जी, जो 400 पार का नारा दिया गया था वो लग रहा था कि अगर वहाँ तक बीजेपी पहुँचती है और उत्तराखंड में 5 सीटें क्लीन स्वीप होती हैं तो मुख्यमंत्री धामी मजबूत रहेंगे, वो अपने हिसाब से काम फिर आगे देखने वाले हैं। दिल्ली में थोड़ा रथ ढीला पड़ गया और इधर 5 सीटें जीत ली तो उत्तराखंड में पुष्कर धामी सरकार सेफ है। मंत्रियों ने अपनी विधानसभाएं जीत ली हैं, वो भी सेफ हैं, सब कुछ ऑल इज़ वेल हो गया है धामी सरकार के लिए। धामी सरकार के लिए 2 बयान पिछले दिनों आए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहला बयान दिया कि जो 4 धाम यात्रा को लेकर जो तैयारियां हैं सही नहीं है और सरकार के ऊपर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भाई ये जो सरकार है ये उसको अनुरूप काम नहीं कर रही है और जब आप लोगों को पूरे देश से बुला रहे हैं तो आप उनको व्यवस्थित कीजिए। उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया कि आपने जो देवस्थानम बोर्ड ख़त्म किया था क्यों किया, और अगर आप यात्रा प्राधिकरण की बात कर रहे हैं तो वहीं से शुरुआत होगी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने तेवर दिखाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक और बयान आया है कि उन्होंने कहा कि जो साहनी आत्महत्याकांड है उन्होंने कहा कि इसकी किसी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जो है जाँच होनी चाहिए। तो सरकार आपकी चल रही, डबल इंजन की सरकार आपकी है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, सब कुछ है, तो उन्होंने कहा कि इसकी जो है एक जांच होनी चाहिए। उस जांच के मायने हैं कि अब कल तक तो कोई बोल नहीं पाता सरकार के बारे में, कोई विधायक नहीं बोल रहा था, कोई मंत्री नहीं बोल रहा था, कोई नेता नहीं बोल रहा था, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो 2 बयान हैं ये इस बात को समझने के लिए पर्याप्त हैं कि अब इस स्टेट के भीतर एक बयान मैं आपको और बता देता हूँ, खनन को लेकर हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में अवैध खनन हो रहा है और बेतरतीब खनन हो रहा है। जिलाधिकारी को भी कहा और कहा कि अगर ये चीज़ ठीक नहीं हुई तो मैं बड़ा कदम उठाऊंगा। ये काउंटिंग से ठीक एक शाम पहले दिया हुआ बयान, ये उनका आत्मविश्वास भी होगा और ये निश्चित रूप से जो इस प्रदेश ने देखा है और जिसको लेकर वो मामला हाई कोर्ट में भी है अवैध खनन को लेकर और जो खनन की जो लूट इस प्रदेश में है, और ये भी आंकड़े आए हैं कि सरकार ने बहुत सारे ऐसे जो जिनको जो है सरकार के पैसे लौटाने थे उनके पैसे माफ़ कर दिए और वो रकम करोड़ों रुपए में है। तो अगर कोई सरकार किसी स्टेट के पैसे को, भाई जिस व्यक्ति ने जो स्टेट के खाते में पैसे देने हैं आप उसे माफ़ कर दोगे तो निश्चित रूप से सरकार का नुकसान है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो तीसरा बयान भी आपने जोड़ा है कि वो एक अवैध खनन वाला भी है, इस खनन को लेकर तो बहुत सरकार पहले से ही जो है बैकफुट पर रही है और जो तमाम तरह के मामले सड़क से लेकर जो हाई कोर्ट में भी हैं तो निश्चित रूप से चुनौती बढ़ने वाली है। और ये चुनौती सिर्फ आपको हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह वाले नहीं दिखाई देगी, वो एक बड़ा जो है सत्ता का एक और केंद्र जो है अब आपको पौड़ी में खुलता हुआ दिखाई दिया। अनिल बलूनी वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में पहले दिन से कहा जाता कि भाई मोदी के बहुत नज़दीक हैं, वो भाजपा में जो हाईकमान है उनके बेहद करीब हैं और जब भी मुख्यमंत्री की बात का पद की बात होती तो उनका नाम आता है। तो अनिल बलूनी भी चुप बैठने वाले लोगों में नहीं है और उनका जो टेम्परामेंट है काम करने का, मुझे नहीं लगता है कि अब इस स्टेट के भीतर जो भी चल रहा था कि जब कल तक कह रहे थे आपकी नौकरशाही बेलगाम है, कोई सुन नहीं रहा है, पुलिस वाले अपने अनुसार काम कर रहे हैं, अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, कुछ भी जो चीज़ें चल रही थी, और ये सारे का केंद्र पुष्कर सिंह धामी होंगे। पुष्कर सिंह धामी के सामने निश्चित रूप से 2 बड़ी चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं और वो जो चूँकि अब वो जो नारा फेल हुआ अब की बार 400 पार का वो फेल हुआ, अब की बार 370 पार का वो फेल हुआ, अब की बार 5 लाख पार का वो फेल हुआ। तो आपके जब बड़े बड़े नारे फेल हो जाते हैं तो वो जब आप जनता के सामने फेस करने जाओगे तो अब आपसे वो ज़रूर पूछेंगे कि भाई हमारे हिस्से की नौकरियां कहाँ हैं, वो रोज़गार कहाँ हैं, वो सड़कें कहाँ हैं, वो यात्रा जो व्यवस्थित करने के लिए जो देवस्थानम बोर्ड था वो क्यों नहीं आया है, गैर शरण को लेकर आपकी मंशा क्या होगी। ऐसी तमाम चुनौतियाँ होंगी जिससे अब धामी को जो है पार पाना होगा।
जनाब एक दिल्ली से भी कुछ खबरें निकलकर सामने आई, ये कहा गया कि चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार हैं, बार्गेनिंग, वो तो हार्ड बार्गेनर माने जाते हैं, वो कर रहे हैं। तो उसके बीच में खबर ये आई कि अमित शाह को गृह मंत्री नहीं चाहते वो लोग, ये ऐसी भी खबरें हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर पीएम बन भी गए, वो आगे को उनका कार्यकाल बढ़ता है, अमित शाह थोड़ा कमज़ोर होते हैं, या ये गुजरात लॉबी की जो बीजेपी में पकड़ है वो अगर ढीली होती है, तो क्या उत्तराखंड भाजपा के भीतर जो नेता हैं, कई ऐसे सीनियर विधायक हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कैबिनेट विस्तार का। चुफाल ने एक पत्र लिख दिया बीच में, दिलीप रावत तो लगातार लेटर बम, उनके तमाम तरह के इशारे वो कर ही रहे हैं। तो ये भी क्या आने वाले समय में आपको आहट नज़र आ रही है बीजेपी के अंदर? अब वो जो अटल आडवाणी के दौर के जो नेता थे, क्या वो उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं पुराने भाजपा के लिए? उसकी सबसे बड़ी मार इनको उत्तर प्रदेश में पड़ी है। उत्तर प्रदेश में ये बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब किया जा रहा था और लंबे समय से वहाँ एक फुल टाइम चीफ सेक्रेटरी के लिए और डीजीपी के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं और वो जो है ऊपर से अनुमति नहीं मिल रही थी, क्योंकि अमित शाह की और योगी की जो है खटकी हुई थी। वो जो सिरदर्द उनके लिए शुरू हुआ वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है और उसका परिणाम भी आपने देख लिया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को दरकिनार कर अपनी पसंद की उन्होंने वहाँ प्रत्याशी दिए और इसीलिए वहाँ बहुत बुरी तरह हार हुई है। इतने बड़े राज्य में जो है जहाँ 80 पार की बात हो रही थी कि पूरी 80 की 80 सीटें आप लाने की बात कर रहे थे, सारे सर्वे आप अपने पक्ष में करवा रहे थे, जो भी बातें करते, लेकिन जनता ने उसको नकार दिया। तो निश्चित रूप से वो जो 272 पे बीजेपी नहीं पहुंची है। और इससे पहले आप अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज को देखते थे, समझते थे, मतलब पूरे सबको लगता था कि जो कुछ है वहीं से संचालित हो रहा है। बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे थे, तमाम तरह की बातें हो रही थी। अब वो जो पकड़ ढीली हुई है और जो बहुमत की सरकार नहीं है, ये लूली लंगड़ी सरकार, ये जो बैसाखी वाली जो सरकार, ये चंद्रबाबू नायडू की कृपा से चलने वाली सरकार, नीतीश कुमार के कृपा से चलने वाली सरकार, और उन निर्दलियों के सामने भी इनको रोज़ हाथ जोड़ने पड़ेंगे अब, क्योंकि कब कौन कहाँ छिटक जाए कोई बहुत बड़ा अंतर तो है नहीं, मतलब किसी भी समय। और फिर जो इतिहास है, आपने देखा कि पिछली बार भी नीतीश कुमार के 15-16 सांसद थे, उनको 2 साल तक बाहर बिठाए रखा, उनको आपने किसी को मंत्री में नहीं बनाया। 2 साल बाद जिस आदमी को बनाया उसको तोड़ के फिर आप बीजेपी में ले गए। तो इसीलिए आज की तारीख में अगर नीतीश कुमार और जो चंद्रबाबू नायडू या जो इंडिपेंडेंट्स भी होंगे, छोटे दल होंगे, अगर वो बार्गेन कर रहे हैं तो उसी ग्राउंड पे कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 10 सालों में अपने सहयोगी दलों के साथ, चूँकि उनका पूर्ण बहुमत था, 2014 में प्रचंड बहुमत था, 2019 में भी प्रचंड बहुमत था, उस बहुमत के घमंड में जो अपने ही उन सहयोगी हो, उन्हीं एनडीए वालों को ही उन्हीं को ठिकाने लगाने का जो काम किया, तो निश्चित रूप से उसका रिफ्लेक्शन अभी सरकार में दिखाई देगा। यानी कि अमित शाह के जो मुख्यमंत्री बीजेपी में अलग अलग राज्यों में अगर कहीं बैठे हैं, उनको खतरा है। आप ये क्या? प्रत्येक व्यक्ति के लिए खतरा होगा। अब आप देखिए ना, योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति को, जिनको बहुत बड़ा हिंदू हृदय सम्राट से लेकर तमाम आपने पदवियाँ दी, तमाम पूरे देश में आप उनसे कैंपेन करा रहे हैं। आप अयोध्या हार गए, अयोध्या के सराउंडिंग की 9 सीटें और आप हार गए। पूरे उस उत्तर प्रदेश ने जो मतलब रिजल्ट दिया है वो दिखा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच जो अटपट वाली बातें, जो उनकी ठनकने वाली बातें थी, और ये बातें इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी यहाँ देखने को मिली। यहाँ भी कई बार बताया गया कि अमित शाह वहाँ ऐसा करते हैं। तो निश्चित रूप से वो जो अब चीज़ें आ गई हैं, बहुमत नहीं आया है, बैसाखी वाली सरकार है, दूसरों के भरोसे रहना पड़ेगा और उनकी सुननी भी पड़ेगी। मतलब आज की तारीख में जो लोग जुड़े भी रहे हैं, किसी एक सांसद को भी आप नाराज़ नहीं कर पाएंगे। और जिस प्रकार आप कल तक कहते थे कि हम पूरे देश में यूसीसी लागू कर देंगे, आप कुछ दिन पहले कहते थे कि धर्म के आधार पे आप जो आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री के वीडियो हैं, उनके बयान है चुनाव के दौरान के, वो कहते थे कि पूरे देश में जो यूसीसी लागू करवाएंगे। तो वो जो अब इन तमाम चंद्रबाबू नायडू कहते हैं मैं 4% आरक्षण दूंगा। चंद्रबाबू नायडू वो कह रहे हैं, और उससे और बड़ी बात, चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार के अंदर जातीय जनगणना करवाई, वो आपके लिए मुसीबत साबित होने वाले हैं। वो कहेंगे कि आपको इसको पूरे देश में करवाना पड़ेगा। अगर बीजेपी नहीं करती है तो फिर उनको लगेगा कि जो है नीतीश कुमार हाथ खींच लेंगे, वो जैसे हाथ खींच लेंगे भरभरा के गिर जाएंगे। इसीलिए ये सरकार जो बनी हुई, जो जिसको बहुमत नहीं हासिल हुआ है, जो कहते थे कि बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत आएगा, बहुत सारे काम किए, तो वो निश्चित रूप से जो है चुनौतियाँ बढ़ने वाली है। चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। तो आने वाला समय बीजेपी के लिए क्या किसी बात का इशारा कर रहा है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि अमित शाह को लेकर पीएम के तौर पर मोदी को स्वीकार कर लिया जाएगा, तो क्या अमित शाह उसी ताकत से बैठे रहेंगे? फिर जो बीजेपी के भीतर अलग अलग राज्यों में जो आप खेमेबाजी, जो अक्सर जिसकी चर्चाएं होती थी, क्या वो खुलकर सामने आएगा? उत्तराखंड में जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत का
वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जो चर्चा कर रहे हैं कि दो बयान आए हैं और दोनों ही मुख्यमंत्री को असहज करने वाले हैं। खनन को लेकर एक तीसरा बयान दे दिया उन्होंने, ये कह दिया कि अगर ये खनन रुका नहीं, अवैध खनन, तो मुझे बड़ा कदम उठाना होगा। वो क्या कदम उठाएंगे? दूसरी तरफ पौड़ी में अनिल बलूनी अब मजबूत हो गए हैं, वो तो लेटर बम के लिए जाने जाते हैं, उत्तराखंड के तमाम काम कराते हुए दिल्ली में नज़र भी आते हैं। क्या वो भी एक मुसीबत अब पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए हो गई है? कैबिनेट विस्तार की राह देख रहे हैं कई विधायक, वो वरिष्ठ विधायक अंदर बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे? तो आने वाला वक्त निकाय चुनाव और अगले विधानसभा चुनाव से पहले पहले अगर दिल्ली से पकड़ बीजेपी संगठन में कमज़ोर होती है तो इसका खामियाजा क्या, इसकी आंच मुख्यमंत्री दफ्तर तक भी पहुंचेगी, उस पर भी नज़र रहेगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।